अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि आपके इलाज जो हैं ख़ास तौर पे एस्थेटिक्स के मैदान में वो आपके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, मतलब सीधी बात है फीस इतनी ज़्यादा, क्या फ़ायदा इतने पैसे उजाड़ने का जब आखिर में लगाना फ़िल्टर ही होता है। फ़िल्टर क्यों लगाना होता है? एक्चुअली ये ट्रीटमेंट्स थोड़े महंगे तो होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एक ब्यूटीफुल सा वर्जन आपको नज़र आता है फ़िल्टर के बगैर तो पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जिससे भी पूछे हम, जब भी कोई हमारे पास एस्थेटिक कंसल्टेंट आती हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट आती हैं तो उनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे ख़तरनाक प्रोसीजर्स नहीं करती, हाँ। या रिपीटेडली नहीं करती, मैं ब्रेक देती हूँ बहुत ज़्यादा। कभी मैंने किसी डॉक्टर को नहीं सुना उसने पेशेंट को कहा कि ना ना ये महीने में एक दफ़ा काफ़ी है, चाहे आप रोजाना चले जाओ, कहते हैं हाँ बिस्मिल्लाह आए। फिर ये सारे कर कौन रहा है? मैं ये बताती हूँ, देखिए 70% जो है ना, जिन लोगों की आप बात करें 70% मेरा ख्याल है वाकई क्वैकरी इतनी ज़्यादा आम हो गई है, हाँ। क्योंकि जो मैं हूँ या मैं अपनी बात करूँगी और बाकी कोलीग्स की बात करूँगी, हम लोग तो मेजॉरिटी प्रोसीजर्स को रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, और जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हमें ये सिखाया जाता है व्हेन एंड हाउ टू से नो, ये ज़्यादा सिखाया जाता है, एंड व्हेन एंड हाउ टू से यस ये कम सिखाया जाता है। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई, फॉर एग्जांपल एस्थेटिक प्रोसीजर्स में समथिंग गोज रॉन्ग, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, ज़्यादा लग गया, कम लग गया, तो वो तो पेशेंट आपके साथ निकाह में है। मतलब वो नहीं आपको छोड़ेगा, वो ऐसी नॉक नॉक करेगा। जिसने ज़्यादा पैसे दिए होते हैं ना वो ज़्यादा तंग करता है। एस्थेटिक प्रोसीजर्स में हमें लिटरली हमें ये देखना पड़ता है कि अच्छा ये काम ना मैं नहीं करूँगा। जैसे कई दफ़ा पेशेंट्स बड़े पैशनेट होते हैं, डॉक्टर साहब इतना थोड़ा जा होर कर दियो, एवरी नाउ एंड देन वी सी के थोड़ा सा और फिलर लगा दें प्लीज, देखें ना मुझे एप्पल ऑफ चीक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे करके सेल्फी बनाती हूँ ना तो मुझे चीक्स बहुत प्यारी चाहिए, गोल गोल चाहिए, और बड़े कर दें। अब मैं उसके 2 फिलर और लगा दूं, कल को कोई कहे पैसे ज्यादा दिए होते हैं उसका काम भी ज्यादा खराब होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये डर है कि कल को इसको कोई देखेगा और कहेगा यार तुमने अपना प्रोसीजर कहाँ से कराया था, जरा डॉक्टर का नाम बताओ। और अगर डॉक्टर आयशा गियास का नाम सामने आए तो ये तो उल्टी बदनामी है। नहीं डॉक्टर साहब, वैसे आपका नाम आपके शोबे में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। जी जी सर, इसकी यही वजह है कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग सबसे पहले उसकी वजह बहरहाल आपकी बैकग्राउंड, जो आपके एजुकेशन की बैकग्राउंड है, आपकी प्रैक्टिस की बैकग्राउंड है कि आपने किंग एडवर्ड से फारिग तहसील हैं, फिर म्यो हॉस्पिटल जैसे प्रेस्टिजियस इदारे में आप काम कर रही हैं, तो अपनी टौर बन जाती बंदे दी। इसकी वजह क्या है कि आपके पैसे कम हैं या आप काम बहुत अच्छा करती हैं या आपकी डिग्रियों से लोग डर जाते हैं? हाँ, डिग्रियां बहुत अच्छी हैं मेरी, मतलब जिसके पास टॉप क्लास डिग्री है पाकिस्तान की भी और बाहर की भी, तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर बना रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट को, फिर आपके ट्रेनीज डर्मेटोलॉजिस्ट बन रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक नहीं कर सकते। कुछ मर्द तो ये भी आगे कहते होंगे ना कि जी मेरी ऐ शादी कढ़वा दे, मैंने इंतजार कर दे। यार ऐ शादी क्या मतलब, बाकी 3 में आप कढ़ा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बंदा उस क्रेडिट पे कर लेता ना, देखो मेरी पहली कितना हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि अब जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो एस्थेटिक्स का काम कर रहे हैं, तो क्या ये फर्ज हो गया सब पे करना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फर्ज नहीं है, ये खुद से मतलब ऑप्ट की हुई बात है जो सब कर रहे हैं। वो इसलिए देखें खाली डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस जो थी ना पहले बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट काम समझा जाता था, अच्छा काम था। जब से ये ज़्यादा कमर्शलाइज हुआ है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आम हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गए हैं, खूबसूरतियाँ लोगों को, तो अगर डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, इसको ओन नहीं करेगा फील्ड को, तो फिर ऑब्वियसली अनक्वालिफाइड लोग करेंगे और कर भी रहे हैं। तो प्राइमरीली जिसका बैकग्राउंड है ना, जिसका नॉलेज है, जिसको स्किन का पता है, अगर वही ये काम कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ट्राइकोलॉजी है, यानी बालों से मुतल्लिका मसाइल और नेल डिसऑर्डर, नाखूनों का ये ख़राब हो जाना, इसमें आप बहुत महारत रखती हैं। एक सवाल ज़हन में आता है डॉक्टर साहब कि ये पहले वक्तों में लड़कियों की लंबी लंबी चोटियाँ हुआ करती थीं, गुत चुमे गिटियां घुटनों तक बाल हुआ करते थे। अब सुनने में आता है कि हर दूसरी लड़की के सर के बाल कम है और खुदा न खास्ता ऐसी प्रॉब्लम है कि चेहरे पे बाल ज्यादा आने शुरू हो गए। अच्छा, आपने ये जो बात की ना जुनैद भाई के गोतिचो में गिटिया जिस मॉडल ने इसके ऊपर परफॉर्मेंस की थी ना, उन्हें वड्डी गुत लाई इंज करके गोतिचो में गिटिया ते गुत सारी उतो उतर के जाली सी और जाके गिटिया पई जो बंदे डर के दौड़ गए सांप आ गए। नहीं डॉक्टर साहब, इसका क्या इलाज है? चेहरे के बाल बहुत बड़ा मसला है। चेहरे के जो गैर जरूरी बाल है ना, वो मेरे ख्याल में एस्थेटिक के बजाय वो तो एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजी कंसर्न है,
और इसके साथ तो मैंने शादियां टूटते देखी हैं, तलाकें होती देखी हैं, रिश्ते टूटते देखे हैं बहुत ज्यादा। तो ये तो एक मैं कहती हूँ इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। जिस बच्चे को भी बिल्कुल इसमें देखें लेजर के अलावा कोई दूसरा लफ्ज होना ही नहीं चाहिए। लेजर करवाएं और अपने ज़ाहिर फेस को नीट तो होना पड़ता है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि टोटकों की भरमार है कि गैर ज़रूरी बाल चेहरे के आप निजात हासिल करें, ये सब फजूल, सब फजूल। अगर आपके चेहरे पे बाल हैं तो स्ट्रेटली यू शुड गो फॉर लेजर। एंड देन हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं हम, कोई बैकग्राउंड में प्रॉब्लम चल रहा होता है तो बाल आते हैं, वे नहीं आते। अच्छा। तो उसको जाहिर है देखना पड़ता है कि बैकग्राउंड में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या उनकी ओवरीज के अंदर से कोई गलत हार्मोन्स बन रहे हैं। बेसिकली ना मेल और फीमेल में हम सब में दोनों जेंडर्स में दोनों हार्मोन्स होते हैं। हमारे अंदर ज्यादा प्रीडोमिनेंटली फीमेल हार्मोन्स हैं, आपके अंदर ज्यादा प्रीडोमिनेंटली मेल हार्मोन्स हैं। अगर वो बैलेंस शिफ्ट हो जाए, खराब हो जाए, फीमेल्स में कुछ मेल हार्मोन, ये अभी डांस करके भी आपको दिखाता है। हाँ दिखाता, कह दिया आपने खुद ही। तो फिर वो शिफ्ट खराब होता है ना, तो मेल हार्मोन्स बनते हैं तो बाल आते हैं। तो मैम कभी ऐसा भी हुआ है कि लेजर स्लिप होकर सिर वाले पास चली गई हो, सारे ही उठ जाए? और क्वैक कर सकने ने वैसे ना, तो कोई बईद नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया है कि सम टाइम तो किसी लड़की की खुद की शादी से पहले उसको कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन या कोई चीज़ रिएक्शन कर जाती है, तो फिर आप उसको कैसे डील करती हैं और क्या एडवाइस करती हैं कि इतना रैपिडली प्रोसीजर्स करवाने चाहिए या क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि लड़की को लड़का पसंद नहीं होता, वो बहाना लगाती है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये बड़ा एवरीडे केस सिनारियो ये है कि हाँ जी कि कल मेरी शादी है और मैंने ब्लीच लड़ गई है और वाकई मुंह लाल हुआ होता है, जला हुआ होता है कई दफ़ा ना, बड़ा बुरा हाल। तो हम लोग एज डर्मेटोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि आपने कोई भी प्रोसीजर कराना है ना शादी से पहले, जैसे पूरा पैकेज ऑफ फेशियल्स लेते हैं कि 5 फेशियल 6 फेशियल, एटलीस्ट 3 डेज का विंडो तो ज़रूर रखें। वैसे तो 1 वीक का होता है, हम हाइड्रा फेशियल्स जो करते हैं हम 1 वीक पहले फिनिश कर देते हैं सब कुछ करना ना। लेकिन चलें अगर आपने वो पॉलर वाले अक्सर नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं जी नहीं हमने तो आखिरी दिन भी करना है, तो 3 डेज का विंडो मिनिमम होना चाहिए किसी भी प्रोसीजर से पहले। अगर हमारे पास 3 डेज है ना तो हम किसी भी स्किन कंडीशन को जो कि बहुत ज़्यादा अगर बुरी ना हो तो वी कैन कवर अप। इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल अ डे बिफोर, अ नाइट बिफोर अगर एक बच्ची आती है कल मेरी शादी आज मेरा ये हो गया, तो उसे कुछ हद तक तो ठीक किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और फिर अगले दिन ढेर सारे ब्रश उसको लगने हैं मेकअप के, यू नो, तो फिर वो स्किन को रेस्ट तो मिलेगा ही नहीं ना, वो तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बुनियादी सवाल जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में, हेयर फॉल तो पहले भी होता था, अभी ऐसा क्या हुआ है कि हर दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं गंजा हो रहा हूँ, मेरी ये साइडें खाली हो रही हैं, इसकी क्या वजह है? वैसे ना हेयर फॉल अब वाकई थोड़ा सा इंसिडेंस बढ़ रहा है और ये एविडेंस बेस्ड है। अच्छा। मतलब हम लोग स्टडीज रिसर्च करते रहते हैं, जो हेयर फॉल के इंसिडेंस है ना वो राइज कर रहा है, इसका ग्राफ आगे बढ़ रहा है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त जो मैंने रियलाइज़ किया है ना वो ये है कि हमारी जो हेयर केयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैपहैज़र्ड हो गई है। मतलब एवरी अदर डे हम आयरन कर रहे हैं जो कि पहले ख़वातीन नहीं करती थी, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, केराटिन कर रहे हैं, हेयर बोटॉक्स कर रहे हैं, हेयर सिलिकॉन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब व्हाट नॉट, जो हम अपने बालों के साथ ये आई एम सॉरी बट पंगे लेते हैं ना। तो ये बालों की जो आउटसाइड केराटिन है ना, एक शीत होती है बाल के बाहर ना, बिल्कुल ऐसे रस्सी के बाहर जैसे शीत है, तो वो फट जाती है। सही। और वो फटी हुई केराटिन वी एक्चुअली सी अंडर द माइक्रोस्कोप, वी सी विद द डर्मोस्कोप, विद द ट्राइकोस्कोप, गैजेट्स होते हैं वो हम सर पे रखते हैं और बाल की सारी वो बिखर के हमारे सामने आ जाती है हकीकत के क्या है। चले फीमेल तो करती है ना इस तरह का, अपना स्ट्रेटनर कर लिया, बाल गर्म कर करके खराब कर लिए। जो मर्दों के बाल खराब हो जाते हैं वो तो बेचारे करते भी कुछ नहीं है, मतलब वो ड्राई हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है क्योंकि अब हमारे पास जो मर्दाना गंजपन या मेल पैटर्न एलोपेशिया होता था ना, चीज है जो बालों की यंग लड़के आने शुरू हो गए 17 से 19 साल के लड़के, और उसमें जो लेटेस्ट रिसर्च है उससे ये साबित हुआ है कि जो हमारी फास्ट फूड या जंक फूड है ना उसका डायरेक्ट ताल्लुक है हेयर लॉस से, एंड मोर सो इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में तो बाकी बड़े मतलब फैक्टर्स है ये जो हम कुछ अरसे से कहते हैं ये खुराकें ही नहीं रही हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी, वाल को आंदे साढ़े। सही बात है। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्चेज हैं कि आपकी कैसे वो ब्लड प्रोफाइल चेंज करता है। जी, तो अब बारी है सुहाना के सवाल मेहमान से। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, एक आपको अवेल करनी है। सवाल ये है कि चेहरे के कीड़ों का बेहतरीन इलाज क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उखाड़ देने चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 ठोक देने चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 फोटोशॉप का सहारा लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हल ढूंढना चाहिए। हल ढूंढना चाहिए। कील तो निकलते ही रहते हैं, कील है कि मानता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं, हम बच्चे बच्चियों के सरों पे तेल की मालिश कर करके उनकी मत मार देते हैं, तो है कोई बालों को कोई रोल ही नहीं है,
कोई रोल ही नहीं है, सोचें। Isn't जितनी it a मर्जी big मालिश surprise? करते जाओ बच्चों की, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी और स्पा इफेक्ट आएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको नींद आएगी, आपको मजा आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तेल की क्वालिटी अच्छी हो, हाँ, देखिए जो ऑयल्स है ना, उनके जो यूनिट होता है वो बड़े साइज का होता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकते बाल के अच्छा। अंदर। अगर किसी तेल ने बाल की रूट में एब्जॉर्ब होने, अपना असर दिखाना है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है ना, वो इतना छोटा हो कि वो बाल की जड़ में चला जाए। और इस तरह के ऑयल्स बहुत कम हैं और वो इम्पोर्टेड ही हमें ज़्यादातर मिलते हैं। तो जो यूजुअल रूटीन में हम तेलों की मालिश करते हैं ना, इसका हेयर ग्रोथ में कोई रोल नहीं है। आई एम सॉरी। लेकिन मैंने देखा है, मेरी कज़न सिस्टर, उसके बाल ऐसे थे जैसे रूमे होते हैं। उसने ये मस्टर्ड ऑयल, दही, अंडा लगाती रही, कोई 8-9 महीनों में उसके इतने लंबे बाल हो गए। हाँ, लेकिन दैट वाज नॉट द ओनली फैक्टर। कुछ और नहीं भी किया बहुत सारे फैक्टर्स कार फरमा होंगे ना। मतलब हमने ये नहीं देखा उस टाइम पे वो दवाई क्या ले रही थी, वो इलाज क्या करा रही थी, वो डाइट कौन सी ले रही थी, उसके स्ट्रेस फैक्टर रिलीव हो गए थे कि नहीं हुए थे, उसका अंदर से हार्मोनल प्रोफाइल कैसा था, बहुत फैक्टर्स प्ले कर रहे होते मैंने हैं। मैजिकल पैसे वाली गल्लां ने, वो सही अंडा उंडा लाते। मेरी सिस्टर का भी यही प्रॉब्लम था जी, उन्हें भी लाए ने माशाल्लाह। Texture बेहतर हो जाता है। अंडा और मस्टर्ड ऑयल, ये मनाना डॉक्टर्स के लिए खासा मुश्किल है। जब जैसे ये आर्ग्यू कर रही हैं कि, और वो भी कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स के लिए एक खासी ये टफ स्ट्रगल है। टफ है बिल्कुल। ये बात अपनी मनवाना के तेल से या देसी टोटकों से सर को अच्छा, कोई ये फर्क- हमेशा जरूरी भी नहीं है अगले को मनाना। हाँ, इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि मैं और आप एक पेज पे हों। सीरियसली। आप इतने सारे प्रोसीजर्स करती हैं एस्थेटिक से रिलेटेड, आपके डर्मेटोलॉजी से मुतालिका आप एक बात बताएं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि वो आप अप्लाई करें और आपकी जो शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर है वो अच्छी आ जाए? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता ना, ये जो आप खड़े हैं, यहाँ पे मेडिकल साइंस के हाथ खड़े हैं। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ जी। वो फिल्टर वाली मैंने फोटो जिंदगी adjust में करो। अपने आप को वैसा नहीं देखा होता जिस तरह उसमें आता है। इसमें कौन सी ऐसी खुराक है जो खानी चाहिए जिससे आपके बाल जो है ना वो फिर से अपनी असली शेप में वापस आ जाएं? न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है ना वो सिर्फ 10 to 15% है। बाकी जो कॉजेज हैं हेयर फॉल की, वो तो आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, हार्मोनल प्रोफाइल से रिलेटेड है, बाकी चीज़ें। और फैट्स को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, जो कि जंक एंड फास्ट फूड में होती ही प्रोसेस्ड फूड है, उसको अवॉइड करें। और हैपहैज़र्ड टाइमिंग्स, आई मीन सुबह उठे हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप नाश्ता डालें अपने पेट में, ताकि वो बालों की जड़ों तक भी पहुंच जाए और आपकी स्किन सेल्स तक भी पहुंच जाए। देखिए भाई, इसका आसान हल ये है कि 2 किलो आप लें चौसा आम लें, 1.5 किलो सेब लें काला फलू, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के 2-2.25 किलो आप अमरूद लें, ठीक है, और बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी के इंपोर्टेड माल्टा या किनो ये लें, ठीक है, 2 दर्जन ले लें, सबको इकट्ठा करें और मेरी तरफ भेज दें। हाँ क्या बात। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाए। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਤਾਨਾ ਕਿੱਥੇ? बेटा ਇੱਥੇ ही ਹੁੰਨਾ, रोज़ ਇੱਥੇ ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ।